नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघ लोक सेवा आयोग, यानी जिसको हम यूपीएससी कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कहते हैं यूपीएससी, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज। और ये क्लास नंबर हमारी 22 नंबर की क्लास है और 21 क्लासेस हम कर चुके हैं। तो आपको हमारा पैटर्न पता चल गया होगा। हम पहले एमसीक्यू करेंगे और उसके साथ साथ जो थ्योरी है, जो महत्वपूर्ण थ्योरी है, उसको भी हम साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें जो यूपीएससी है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है इस क्लास में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपीएससी जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति का मतलब पहले तो ये भाग 15 में है। ठीक है, भाग किस में है? आपके भाग 15 में आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 322 तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? आपका भाग 15 में लेकर के भाग 14 में है। यहाँ भाग 15 नहीं है, भाग कितने में है? भाग 14 में। ठीक है, भाग 14 में ये आर्टिकल 315 से लेकर के 322 तक है। ठीक है, 322 तक है। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे आर्टिकल जो हैं उनको देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। पहली बात तो याद रखना, हम जितने भी आयोग इससे पहले पढ़े कुछ, वो कैसे थे? वैधानिक आयोग थे, लेकिन ये संवैधानिक आयोग है। ठीक है, ये संवैधानिक आयोग है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान में देखने को मिलता है, भाग 14 में देखने को मिलता है और आर्टिकल 315 में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संवैधानिक निकाय है। कैसे निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसकी उत्पत्ति के बारे में देखो, इसकी उत्पत्ति 1935 में इसको फेडरल संघ कहा गया। इससे पहले जो है एक ली आयोग बनता है। 1926 में। ठीक है, 1926 में एक ली आयोग बनता है और 1919 में इसको पहले बता दिया जाता है कि हाँ, इसके लिए क्या होना चाहिए? एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। ठीक है, 1919 में बता दिया जाता है कि लोक सेवा आयोग होना चाहिए और 1926 में एक ली आयोग का गठन कर दिया जाता है और उसके बाद 1935 में इसे फेडरल लोक सेवा आयोग दे दिया जाता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की संज्ञा दे दी जाती है। बाद में जब संघीय लोक सेवा आयोग क्या कहा जाता है और बाद में जब भारत आज़ाद होता है, भारत का संविधान लागू होता है, उसके बाद 1950 में इसी संघीय लोक सेवा आयोग की जगह संघ लोक सेवा आयोग कहा गया। ठीक है, तो यूपीएससी कब कहा गया? इसको 1950 में कहा गया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, ये आपको याद रखनी है। और हम कुछ आर्टिकलों को याद कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 315 कहता है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होना चाहिए, यानी संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए, यानी यूपीएससी और एसपीएससी होना चाहिए। यह बात किस में कही गई है? आर्टिकल 315 में कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में। क्या कहता है? आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में बताता है। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन के बारे में बताता है, यानी आर्टिकल 317 बताता है कि लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे निलंबन किया जा सकता है, उनको कैसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 319 कहता है कि आयोग जो है उनके सदस्यों की अगर सदस्यता समाप्त हो जाए तो उसके बाद वह पुनः नियुक्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, वो इसमें आर्टिकल 319 में दिए गए हैं। आर्टिकल 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा? 320 कार्यों के बारे में बताएगा। 321 जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसको देता है? संसद को देता है। यानी आर्टिकल 321 कहता है कि संसद जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ये उसके हाथ में, किसके हाथ में? लोक सेवा आयोग के हाथ में है। ठीक है, 322 लोक सेवा आयोग के जो खर्चे हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग के जो वेतन भत्ते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? संसद निधि से प्राप्त होते हैं। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 322 में कही गई है। और आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट की बात करता है, यानी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा? ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ऐसे करके जो आर्टिकल 323 तक है, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक जो है आपका ये संघ लोक सेवा आयोग विस्तृत रूप से फैला हुआ है किसमें? हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। 315 में होना चाहिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए। आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में बताया गया है। 317 में पद से हटाने और निलंबन करने की बात कही गई है। 319 में आपके सदस्यों की पुनः नियुक्ति की बात कही गई है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात कही गई है। 321 में आपकी संसद को शक्ति दी गई है कि उसके कार्यों का विस्तार कर सके। 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय खर्चों की बात कही गई है और 23 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट की बात कही गई है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
संघ लोक सेवा आयोग के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में। ये तो हो गए हमारे आर्टिकल 315, 316, 317, 319, 320, 321 और 322, 323, यानी आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक आपकी क्या हो गया, यूपीएससी हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐतिहासिक विकास बताया था इसका कि सन 1919 की बात है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 96C के तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई। तो बिल्कुल सही बात है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात 1919 का जो अधिनियम आया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसमें कर दी गई थी। ठीक है, बात की गई थी। उसके बाद 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग का गठन होता है। कौन से आयोग का गठन होता है? लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक ली आयोग बनता है और उसकी सिफारिशों पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। फिर लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा कहा गया 1935 के अधिनियम में। ठीक है, 1935 के अधिनियम के बाद जब भारत का संविधान लागू होता है उस समय 1950 में इसको संघीय लोक सेवा के बदल करके क्या कर दिया? संघ लोक सेवा आयोग कर दिया। यानी तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 तीनों कथन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग का स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। 1924 में ली आयोग की अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। 26 में ली आयोग की सिफारिश पर प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन होता है और इसका नाम बदलकर फेडरल यानी संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। कब? 1935 में। फिर 1950 में, इसके बाद 1950 में जो है जब भारत का संविधान लागू होता है उस टाइम पे इसको संघीय लोक सेवा आयोग की जगह संघ लोक सेवा आयोग कहा गया। ठीक है, तो ये आपको इसके संदर्भ में विकास याद रखना है। ठीक है, अब चलें इसकी संरचना के बारे में। तो आयोग की संरचना जो है उसके संबंध में गलत कथन बताना है हमें। कौन सा कथन बताना है? गलत कथन बताना है। तो पहला कथन कह रहा है कि आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि आयोग के सदस्यों की जो संख्या है वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है कि कितने सदस्य इसमें रखने हैं और कितने सदस्य नहीं रखने। सदस्य संख्या कितनी रखनी है, बढ़ानी है, घटानी है, वो सब किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, संविधान के आयोग के सदस्यों की योग्यता का विस्तृत उल्लेख किया गया है। देखो हमने आर्टिकल पढ़े, क्या आर्टिकलों में हमने योग्यता का वर्णन किया था? कहीं योग्यता वर्णन किया था कि योग्यता ये होनी चाहिए। तो योग्यता का हमारे संविधान में ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं है, थोड़ा बहुत वर्णन है लेकिन विस्तृत वर्णन हमारे उसमें देखने को नहीं मिलता। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को संघ या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आयोग के जो सदस्य बनेंगे उनमें कुछ अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव कहाँ होना चाहिए? तो कम से कम आधे सदस्यों को संघ और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। और चौथा कथन कह रहा है कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, भारत का राष्ट्रपति इनका क्या करेगा? सदस्यों और अध्यक्ष की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो हमें गलत कथन पूछा है क्वेश्चन में, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत कथन क्यों होगा? क्योंकि विस्तृत रूप से हमें कहीं भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है संविधान में किसका? सदस्यों की योग्यता का। ठीक है, तो योग्यता का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए सदस्य संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। ठीक है, 50% सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको इनकी संरचना के संबंध में ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम को कितनी चीज़ें आपने लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में समझ ली, ये देखो। ठीक है, यही फ़ायदा होता है ऐसी क्लासेस को करने का। ठीक है, जो पेपर आएगा, पेपर में जो कथन वाले क्वेश्चन आएंगे उन कथन वाले क्वेश्चनों का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन अब आना बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ताकि आपको क्या है, पेपर में दिक्कत ना आए, एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए, आपको लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ है, देखा से लग रहा है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अनजान हो जाए क्वेश्चनों से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, अब देखो आर्टिकल दे रखा है और आर्टिकल का हमें प्रावधान दे रखा है, वो हमें मिक्स करना है, वो हमें सम्मिलित करना है। तो आर्टिकल 316 में क्या कहा गया है? इनकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? नियुक्ति किस में है? इसमें 2 नंबर में है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आर्टिकल 317 इनको हटाने की बात करता है, यानी चौथा हो जाएगा इसका। ठीक है, आर्टिकल 320 जो है इनके
व्यय की बात करता है। किसकी बात करता है? नहीं, आर्टिकल 320 इसके कार्यों की बात करता है। क्या करता है? कार्यों की बात करता है। और आर्टिकल 322 इसके व्यय की बात करता है। तो मिला लो आप, क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आर्टिकल आपको पहली स्लाइड में बता दिए हैं। ठीक है, वो आर्टिकल इसलिए याद करवाए थे क्योंकि ऐसे सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछना बहुत कम कर दिया है। ठीक है, अभी सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन यही आएंगे इसमें से। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कितने क्वेश्चन क्लियर होने वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। कथन कह रहा है कि यूपीएससी जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है कि नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी मान के चलो उसकी नियुक्ति हो गई, उसके बाद उसकी सैलरी को कम कर दिया जाए तो उसके लिए तो अलाभकारी हुआ ना, लाभकारी थोड़ी है सैलरी कम होना, तो उसके लिए अलाभकारी हुआ। तो यानी कहने का मतलब उस परिवर्तन को नहीं कर सकते। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य इन दोनों में ही सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है, दूसरा कारण बता रहा है इसका कि सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित है जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके कारण को कहाँ स्पष्ट कर रहा है भाई? इसमें और इसमें तो बिल्कुल अलग अलग बात है। ये तो अलग अलग बात है। ये कारण व्याख्या नहीं कर पा रहा है किसकी? पहले वाले कथन की। क्यों भाई? इसमें परिवर्तन की बात कर रहा है और इसमें आपको संचित निधि के बारे में बता रहा है। तो कहीं रिजेम्बलेंस है, कहीं रिजेम्बलेंस है इसका? कहीं नहीं है ना। तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही तरह से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अभी देख लेते हैं कि जो सेवा शर्तें हैं की सुरक्षा है उनमें नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, खर्चे जो हैं भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 322 में दिया गया है। ठीक है, आपके इसमें इसके खर्चों के बारे में। तो दोनों कथन सत्य हैं, परंतु दोनों आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रावधान करते हैं। ठीक है, कारण और कथन की व्याख्या नहीं करता। कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कारण और कथन वाला ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जो कारण है वो कथन से कैसे रिलेटेड है वो देखना है। अगर रिलेटेड है और उसको सही संतुष्ट कर पा रहा है तो सही है व्याख्या, अगर नहीं कर पा रहा है तो नहीं है। ठीक है, और गलत हो जाएगा तो वो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कथन कारण वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद की स्थिति पर विचार करें। यानी ये कह रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी स्थिति क्या होती है। तो देखो मैं बताऊं आपको कि यूपीएससी का कोई भी अध्यक्ष है, कोई भी अध्यक्ष होगा, वो पद से हटने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी सरकारी पद पर चाहे वो भारत का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उसके अधीन कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता। किसके अधीन? भारत सरकार, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यूपीएससी का सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि यूपीएससी का जो सदस्य है, या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, प्रमोट होकर के भी यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, और या फिर स्टेट पीसीएस जो है, एसपीएससी जो है, उसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। आयोग के सदस्य उसी पद पर पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि आयोग के जो सदस्य हैं उसी पद पर पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ठीक है, दोबारा पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। कथन 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी 1 और 2 राइट आंसर हो जाएंगे, और 1 और 2 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। कहाँ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो, यूपीएससी का अध्यक्ष है, वह किसी भी सरकारी नियोजन के पात्र नहीं है, लेकिन यूपीएससी का जो सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है सेवानिवृत्त होने के पश्चात। ठीक है, और स्टेट पीसीएस का भी अध्यक्ष बन सकता है सेवानिवृत्त होने के पश्चात। अन्य किसी सरकारी पद पर नहीं जा सकता। ठीक है, अन्य किसी सरकारी पद पर नहीं जा सकता। पुनः नियुक्ति, तो कोई भी सदस्य उसी पद पर दोबारा पुनः नियुक्त नहीं होगा। यानी यूपीएससी का सदस्य एक बार यूपीएससी का सदस्य बन गया, वह यूपीएससी का सदस्य दोबारा नहीं बन सकता। या तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष बनेगा या एसपीएससी का क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
लेकिन नहीं लेना चाहते हो तो इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ आपको PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको जो कन्फ्यूज होने वाली बातें वो इसमें दी गई है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किन मामलों में UPSC से परामर्श नहीं किया जाता। ये कह रहा है कि निम्न में से किस मामलों में UPSC से परामर्श नहीं किया जाता। तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मामले में तो नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है, पिछड़े वर्गों से इसका कोई लेन देन नहीं है। सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के SC ST के दावों में इसमें भी नहीं किया जाता। इसमें किया जाता है जो सिविल सेवा है, सिविल सेवकों के लिए परामर्श किया जाता है, तो इसलिए कोई नहीं पूछा, हमने पूछा है परामर्श नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसके लिए तो परामर्श किया जाता है। ग्रुप C ग्रुप D सेवाओं का चयन, इसके में भी परामर्श नहीं लिया जाता। 1, 2, 4 में इसका परामर्श नहीं लिया जाता। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल सिविल सेवा के लिए संयुक्त भर्ती योजना और योजना तैयार करने में ही परामर्श लिया जाता है। ठीक है, तो परामर्श किस में नहीं लिया जाता, पिछड़े वर्गों के आरक्षण, SC ST के लिए दावों पर विचार करने में, और ग्रुप C और ग्रुप D की सेवाओं की भर्तियों में इसका क्या नहीं लिया जाता है, आपका परामर्श नहीं लिया जाता है। किस में लिया जाएगा परामर्श, 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त भर्ती योजना बनाने में इसका परामर्श लिया जाएगा। ये आयोग का क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 317 के तहत UPSC के सदस्यों को पद से हटाने का आधार क्या है। ठीक है, किस आधार पर UPSC के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो एक तो पॉइंट याद रख लेना, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि वह अपने कार्यकाल में कर्तव्य के बाहर किसी सशुल्क नियोजन यानी लाभ के पद पर लगा हुआ हो, यानी कहने का मतलब है वह नियुक्ति के साथ साथ किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत हो, तो बिल्कुल इसको पद से हटाया जा सकता है, दिवालिया की स्थिति में हटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति की राय, राष्ट्रपति को लगे कि वह मानसिक रूप से क्या है, रोगी है, या फिर शारीरिक अक्षमता है, यानी शारीरिक रूप से वह सक्षम नहीं है उस कार्य को करने में, उस पद के लिए सक्षम नहीं है, तो भी वह क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी तीनों क्या हो जाएंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 317 के अनुसार आर्टिकल 317 में कहा गया है कि जो UPSC है उसके सदस्यों को कैसे हटाया जाए। ठीक है, किस आधार पर हटाया जाए, तो किस आधार पर हटाया जाए वो हम बात कर रहे हैं। एक तो दिवालिया हो, ठीक है, मानसिक रोगी हो, या फिर राष्ट्रपति को लगे कि वह शारीरिक रूप से कैसा है, अक्षम है, असक्षम है। ठीक है, और या फिर वह अपने कर्तव्यों के बाहर आपके किसी लाभकारी पद पर कार्य कर रहा हो। तो ये सभी पॉइंट क्या होंगे, ये सभी आधार होंगे जिन आधारों पर किसको हटाया जा सकता है, उनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हटाने का क्या है प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में कुछ नहीं है। राष्ट्रपति संज्ञान लेगा, संज्ञान लेने के बाद राष्ट्रपति रिपोर्ट सौंपेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगी कि भाई इसको पद से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है तो फिर राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा इसको हटाने के लिए, इसको हटाना ही पड़ेगा किसके, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को। ये इसकी प्रोसेस होती है, छोटी सी प्रोसेस है इसकी। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ कि हमारा जो चैनल है मिलन पाठशाला, इस पर आपको अल्टीमेट कंटेंट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत की क्लास अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, चैनल आप सब्सक्राइब क्यों करोगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं रीज़न दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके आप जब प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। हमने जो हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रखी है उसमें आपको कंसेप्ट के बाद उसके PYQs, MCQ और कंप्लीट रिवीजन जो है उसके साथ आपको क्लासेस करा रखी हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ करा रखा है। तो आपको क्या है, ये और कहीं आपको किसी भी चैनल पर ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। इस चैनल पर आपको सब चीज़ अल्टीमेट कंटेंट इसमें दिया जाएगा। आप एक बार क्लासों को लेकर देखें, आपको ना लगे कि अल्टीमेट कंटेंट दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अल्टीमेट कंटेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना सा काम है कि इसको जा करके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पद धारण न करने के प्रतिषेध, यानी आर्टिकल 319 कहता है कि जो आर्टिकल 319 की मैंने बारे में बताया कि जब सेवानिवृत्त हो जाता है कोई भी सदस्य, तो वह पुनः नियुक्ति के पात्र में पुनः नियुक्त कैसे होगा, कहाँ होगा, वो बताता है आर्टिकल 319।
ठीक है। तो पद धारण ना करने का जो प्रतिशत है उनकी उसके संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है? देखो, तो यूपीएससी का मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधीन कार्य का पात्र नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो उसके अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि यूपीएससी का जो सदस्य है केवल यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में ही नियुक्त हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का जो सदस्य है सेवानिवृत्त होने के बाद या तो बनेगा यूपीएससी का अध्यक्ष या बनेगा एसपीएससी का अध्यक्ष, या तो बनेगा यूपीएससी का अध्यक्ष या बनेगा एसपीएससी का अध्यक्ष। इसने क्या गलती कर दी, इसने ये वर्ड दे दिया। कौन सा वर्ड दे दिया? केवल। अब केवल वर्ड देने से ये कह रहा है कि यूपीएससी का सदस्य केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। भाई ऐसा तो नहीं है, हमने पढ़ा था कि यूपीएससी का जो सदस्य है यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के साथ साथ यूपीएससी का एसपीएससी का क्या बन सकता है? एसपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? केवल एक शब्द से, किससे? केवल आने से, ठीक है। अगर ये केवल नामक शब्द नहीं आता, ये शब्द नहीं आता, ये वर्ड नहीं आता इसमें, तो हमारा क्या होता? राइट आंसर होता, ठीक है। अगला कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वह यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। आई बात समझ में? कन्फ्यूज हो रहे हो? देखो दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा बताता हूँ कि देखो यहाँ देखते हैं कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वह सरकार के किसी भी पद पर नहीं जा सकता। सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसका कोई भी नियोजन है, कोई भी पद है उसके पात्र में नहीं, उसका पात्र नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, यूपीएससी का सदस्य है, यूपीएससी का सदस्य सेवानिवृत्त होने के पश्चात, सेवानिवृत्त अगर वो हो गया तो या तो बनेगा यूपीएससी का अध्यक्ष या बनेगा वो एसपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है। या तो बनेगा यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर बनेगा एसपीएससी का अध्यक्ष। हमारे कथन में क्या कह रहा है? हमारे कथन में केवल और केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बना रहा है, उसको एसपीएससी का अध्यक्ष नहीं बना रहा है। तो हमें तो पता है कि दोनों का अध्यक्ष बन सकता है ये, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। ऐसे ही एसपीएससी का जो अध्यक्ष है वह यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी के सदस्य सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके लिए क्या क्या प्रावधान है और वो प्रावधान दिए गए हैं आपके आर्टिकल 319 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रावधानों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 322 और आर्टिकल 322 में मैंने आपको बताया था वेतन व भत्ते के बारे में कि आर्टिकल 322 में कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, उनके जो वेतन व भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 322 के संबंध में कौन सा कथन होगा? तो संचित निधि वाला कथन देखो आपका ऑप्शन बी में कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इससे और कोई क्वेश्चन में जाना ही नहीं है और कोई ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, आपको ये पढ़ना है कि आर्टिकल 322 में क्या था, आपके लोक सेवा आयोग की क्या थी, संघ लोक सेवा आयोग की क्या थी, खर्चे थे, वेतन भत्ते, ये सारी चीज़ थी। तो ये कहाँ से ली जाती हैं? संचित निधि से। इसका वर्णन कहाँ है? 322 में। तो आपको संचित निधि वाला जो क्वेश्चन दिखे वहीं आपको राइट आंसर लगा देना है, ठीक है। आए समझ में? देखो भारत व्यय की मैं बात करूँ, जैसे आयोग के सभी प्रशासनिक खर्चे यानी वेतन भत्ते पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। इन खर्चों पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता। यह आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ठीक है। आयोग के स्वतंत्र करता है कि आयोग के लिए जब संचित निधि से पैसे निकालने की बात आती है तो संसद चर्चा कर सकती है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है संसद को, ठीक है। अगला हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है। देखो हमने ये वैसे 10वें नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 10वें नंबर में क्वेश्चन में हमने कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कम से कम 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास इसलिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू के साथ साथ जो पूरा टॉपिक है उस टॉपिक का रिवीजन हो रहा है हमारे का, ठीक है। पूरे टॉपिक का रिवीजन हो रहा है, हम ऑप्शंस को भी समझ रहे हैं, हम क्वेश्चंस को भी समझ रहे हैं, ठीक है। जो मेन आंसर है वो तो है ही है, उसके साथ साथ अन्य ऑप्शन को भी हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, आपके जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका जो थ्योरी वाला टॉपिक है आपने कभी थ्योरी में याद नहीं किया होगा वो यहाँ याद करवाया जा रहा है आपको, ठीक है। इसलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें क्लास को, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी के कार्यों के विस्तार की शक्ति के बारे में सही विकल्प छांटिए। यानी ये कह रहा है कि यूपीएससी जो है उसके कार्यों के विस्तार की शक्ति के बारे में सही विकल्प क्या है, ठीक है। सही विकल्प छांटना है कार्यों के बारे में, ठीक है। तो
कार्यों के विस्तार के बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 321 कहता है कि संसद को शक्ति है कि वह जो है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के क्या कर सकती है, कार्यों का विस्तार कर सकती है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, आर्टिकल 321 अच्छे से बताया था। तो उसमें कहा गया है कि जो संसद है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, किसके लिए, आपके लोक सेवा आयोग के लिए। क्यों? क्योंकि उसके कार्यों को बढ़ा सके, उसके कार्यों का विस्तार किया जा सके। तो कहाँ है, भारत का राष्ट्रपति आदेश करके कार्यों का विस्तार करेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। आयोग स्वयं अपने नियम बना सकता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। संसद कानून बनाकर जो है यूपीएससी के कार्यों का विस्तार कर सकता है, ये हमने पढ़ा था, और ये पढ़ा था हमने आर्टिकल 321 में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श का ही विस्तार संभव है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यानी संसद कानून बना करके यूपीएससी के कार्यों का विस्तार कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यूपीएससी के कार्यों के विस्तार के बारे में आपको ये क्या है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये प्रयास समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। कमेंट में बताओ आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ अमेंडमेंट चाहते हो वो भी आप बताओ कि आपको कुछ अमेंडमेंट करवाना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्लास से वो भी किया जाएगा, ठीक है। समझाने का नया तरीका लाया जाएगा, ठीक है। कमेंट में करो तो सही, कमेंट करो, बताओ तो सही अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। आज जब प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई मैं मेरा 100% दे रहा हूँ आपको समझाने में, ठीक है। अगला कह रहा है कि यूपीएससी की सीमाओं के संदर्भ में क्या सत्य है, यानी यूपीएससी की लिमिटेशन क्या क्या है वो देखनी है कि यूपीएससी के द्वारा किया गया चयन उम्मीदवार की नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं देता। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो यूपीएससी है वो चयन करने का तो है, अधिकार है उसको, लेकिन उसकी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है उसके पास, कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है किसके पास, यूपीएससी के पास, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सरकार विशेष परिस्थितियों में यूपीएससी के परामर्श के बिना कार्य कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, सरकार जो है विशेष परिस्थितियों में यूपीएससी के परामर्श के बिना भी क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। तीसरा कथन कह रहा है कि सेवाओं का वर्गीकरण और कैडर का प्रबंधन सीधे यूपीएससी के कार्य में आता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, जो सेवाओं का वर्गीकरण करेगी, कैडर का प्रबंधन करेगी, वो यूपीएससी नहीं करेगी, वो कौन करेगी, आपकी केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। यूपीएससी का कोई वो नहीं है इसका, यूपीएससी ये काम नहीं करेगी, कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट इस काम को करेगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यानी एक और दो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। यानी यूपीएससी की भूमिका क्या है, सलाहकारी है, केवल चयन करेगा, नियुक्ति का इसको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, जो सरकार है विशेष परिस्थितियों में बिना परामर्श के क्या कर सकती है, काम कर सकती है, कार्य कर सकती है, ठीक है। लेकिन कैडर प्रबंधन और सेवाओं का वर्गीकरण जो है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्य है, ठीक है, वो यूपीएससी का कार्य नहीं है, ठीक है। वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्य है, यूपीएससी का कार्य नहीं है, ये उसकी सीमाएं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि यूपीएससी के अनुशासनात्मक मामले में परामर्श के अंतर्गत शामिल है। तो देखो, परामर्श लेता है, कब लेता है, कौन लेता है, सरकार लेती है। कब लेगी सरकार, सरकार जब लेगी जब सिविल सेवक जो हैं अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए कहीं भी किसी भी कानून में कार्रवाई में फंस जाते हैं, तब जाकर के यूपीएससी उनसे क्या लेगी, सरकार क्या लेगी, उनसे सलाह लेगी यूपीएससी से। तो देखो, केवल अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी की पदोन्नति पर सलाह लेगी, तो अधिकारी की पदोन्नति पर कोई सलाह नहीं लेती है। सिविल सेवकों द्वारा कर्तव्यों के दौरान किए गए कोई भी कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा, तो हाँ बिल्कुल सही है कि सिविल सेवकों द्वारा कर्तव्यों के दौरान कोई भी कार्यों में खर्चे किए और खर्चों में आप फंस गए, ठीक है, तो उस समय जो है सरकार यूपीएससी से क्या लेती है, सलाह लेती है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही कथन पूछा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी सिविल सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए किसी कानूनी कार्रवाई में फंसता है तो उसके द्वारा किए गए कानूनी खर्चे की प्रतिपूर्ति के दावे पर राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी से क्या लिया जा सकता है, परामर्श लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का परामर्शदात्री जो है कब परामर्श देती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति को कब परामर्श देती है, तो आपके कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति पर, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सिद्ध कदाचार जो है, यानी अगर उनको सदस्यों के लिए प्रूव हो रहा है कि इसमें इन्होंने कदाचार किया है, मिसबिहेवियर किया है, तो उसके आधार पर उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है वो आप देख लो कि राष्ट्रपति सीधे आदेश द्वारा हटा सकता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। विशेष ट्रिब्यूनल की जांच, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसकी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है कि राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ
इसने क्या है, कदाचार किया है, तो वह एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट किसको सौंपेगा, आपके सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल क्या है, इस पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है, तो राष्ट्रपति क्या है, बाध्यकारी है इसको हटाने के लिए। किसको, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को। इस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा कि योग्यता प्रणाली का प्रहरी, यानी योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है। योग्यता प्रणाली प्रहरी के रूप में यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है। तो यूपीएससी का जो मुख्य कार्य है वो मैंने आपको बता दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाना क्या काम है उसका, नियुक्ति का कार्य है। तो पहला, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करना, तो ये तो काम है ही नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करना, ये उसका मुख्य काम है। ठीक है, तो योग्यता प्रणाली का जो प्रहरी है उसके रूप में यूपीएससी का मुख्य काम क्या है, परीक्षा करवाना। किसकी परीक्षा करवाना, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के में नियुक्ति के लिए परीक्षा करवाना इसका मुख्य काम है। ठीक है, तो देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में के लिए निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करवाना इसका काम है। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का योग्यता के आधार पर चयन करना इसका काम है। वेतन, आवास, कैडर प्रबंधन, इसका कोई अधिकार यूपीएससी के पास नहीं है कि कर्मचारियों को वेतन हो, उनके आवास और कैडर प्रबंधन, इसके रूप में यूपीएससी के पास कोई भी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने जो है यूपीएससी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, यूपीएससी का आपको शुरू से एंड तक आपको पता चल गया कि यूपीएससी में क्या होता है, कितने सदस्य इसमें होने चाहिए। ठीक है, और आपको जो है इसकी योग्यता क्या है, ठीक है, योग्यता के बारे में क्या क्या प्रावधान है हमारे, कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, किस भाग में है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ मैंने आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा यूपीएससी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, पूरे यूपीएससी एसपीएससी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और इस मिलन पाठशाला चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ आपकी मनपसंद क्लासेस को आप देख सकते हो। एक एक टॉपिक आपको खोल करके अच्छे से किया गया है। ठीक है, 22 क्लास हो गई भाई साहब। पॉलिटी में इतनी क्लासेस नहीं होती हैं। ठीक है, पॉलिटी में इतने टॉपिक नहीं है जितनी मैंने क्लासेस आपको करा दी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को खोल के कराया है। ठीक है, खोल के कराया है। उसके क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प रहेगी। जब एग्जाम आएगा ना, पेपर निकाल के आओगे, तो पेपर जब निकाल के आओगे तो कहोगे हाँ सर अच्छा काम किया है। ठीक है, तब जाकर के पता चलेगा अपनी वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।